स्वागत है आप सभी का दोस्तों। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस के बारे में बात किया था, जिसके बारे में हम लोगों ने जाना कि फूड मेकिंग प्रोसेस ऑफ प्लांट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में एक प्लांट होता है, उसके बाद सनलाइट जो है उसके लीफ पर पड़ती हैं, क्लोरोफिल होता है लीव्स में, और जो रूट है, रूट से वाटर एंड मिनरल्स आते हैं, और फिर वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला करके ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये सब थोड़ी सी बातें हम लोग पिछले क्लास में बात किए थे। आज हम लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। तो इससे पहले कि कहानी को स्टार्ट किया जाए, एक रिकॉल कर लेते हैं फिगर को दोबारा से। तो यहाँ पे एक फिगर हम लोग देखेंगे, तो इस फिगर में ज़रा ध्यान से देखिए, ये प्लांट है, ये लीव्स हैं, ठीक है। तो लीव्स में ये ग्रीन कलर का है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नामक एक पिगमेंट पाया जाता है, और रूट से आप देख रहे हैं कि वाटर के जो पार्टिकल्स हैं प्लस इसके वाटर में ही जो घुला हुआ नाइट्रोजन है, इसके अलावा जो मिनरल्स होते हैं, ये सब वाटर के थ्रू ही रूट से होते हुए इस लीफ तक पहुंचते हैं। और लीफ जो होता है इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करता है, सनलाइट आ रही है, और फिर इसमें एक प्रोसेस होती है जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और फिर इसी फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग ऑक्सीजन एक बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर की तरफ निकलता है, तो यही ऑक्सीजन हम लोग यूज़ करते हैं। तो कुल मिलाकर के यही जो यहाँ पे प्रोसेस हुई है, इसी को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ बातें हम लोग नोट कर लेते हैं, आइए। तो फोटोसिंथेसिस यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, और फूड मेकिंग प्रोसेस, यही इसका एक शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे इसका मतलब होता है। तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के समय, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस यानी फोटोसिंथेसिस के समय, क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स, यानी जो लीव्स में क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स होती हैं। अब सेल्स क्या है, इसके बारे में भी कुछ देर में बात कर लेते हैं कि सेल्स क्या होती हैं। तो लीव्स में जो सेल्स होती हैं उसमें जो क्लोरोफिल होता है, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है, ये सब चीज़ें मिल करके सिंथेसाइज करती हैं कार्बोहाइड्रेट। क्या बनाती हैं? कार्बोहाइड्रेट। तो सिंथेसाइज का मतलब, जैसा कि पहले बात हुआ था, संश्लेषण। सिंथेसाइज का मतलब क्या होता है? संश्लेषण, ठीक है, संश्लेषण। तो संश्लेषण में क्या होता है? संश्लेषण का मतलब होता है बनाना, किसी चीज़ को बना देना, कुछ चीज़ें मिलाना और एक नई चीज़ को बना देना। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपस में मिल रही हैं, जैसा कि फिगर में हम लोगों ने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। क्लोरोफिल का क्या काम होता है, पिछले क्लास में बात हुई थी कि क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, इसके अलावा इसका कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं है, ठीक है। और तो ये जो प्रोसेस है, इसको एक इक्वेशन से अगर हमें दिखाना हुआ तो बड़ा ही इजी इक्वेशन है यहाँ पे, कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं प्लस वाटर, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को आपस में मिक्सअप किया जाता है, और इसको करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए हमें, जो एनर्जी चाहिए, वो सनलाइट से आती है। ये सारी प्रोसेस कहाँ पे हो रही है? क्लोरोफिल में हो रही है। और ये एरो का साइन यहाँ पे बनाएंगे और बताएंगे कि क्या क्या बना। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट बन जाता है और ऑक्सीजन बन जाता है, ठीक है। तो बहुत ही इजी यहाँ पे रिएक्शन है, एक बहुत ही इजी इक्वेशन है यहाँ पे, कि कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट आपको बनाना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को आपस में मिलाते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, यानी कि सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल के अंदर, सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल के अंदर अंदर में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि ऑक्सीजन एक गैस है, तो ये इन्वायरमेंट में यानी एटमॉस्फेयर में वापस चली जाती है, और ये सारी प्रोसेस यहाँ पे होती है। तो ये बात एक चीज़ और नोट कर लेंगे यहाँ पे, कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यानी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। तो क्या चीज़ बाहर निकलती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बाहर निकाल दी जाती है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट इज फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो स्टार्च के फॉर्म में ही कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो स्टार्च, और स्टार्च जो है वो एक कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है। कार्बोहाइड्रेट कई तरीके के होते हैं, तो जिसमें से स्टार्च नामक कार्बोहाइड्रेट जो होता है, उसी का फॉर्मेशन पेड़ पौधे करते हैं। फिर स्टार्च को लेकर के बाकी की चीज़ें बना दी जाती हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बना दिए जाते हैं, और इसी स्टार्च के थ्रू बाकी की चीज़ें भी बनाई जाती हैं, जैसे प्रोटीन, विटामिन्स, ये सब स्टार्च से ही मिला करके बाकी की चीज़ें बनाई जाती हैं। तो मेन प्रोडक्ट यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का क्या होता है? वो है स्टार्च,
ठीक है, मेन प्रोडक्ट क्या है, स्टार्च है। तो दोस्तों आपने जो तालाब है या फिर नदियां हैं उसके ऊपर ग्रीन पैचेज आपने देखा होगा, यानी कि हरे रंग के पूरे इस तरीके से फैले होते हैं। दूर से देखने पे ऐसा लगता है कि वहाँ पे जो है वो पानी नहीं, वो कोई हरे रंग का पानी जो है वो फ्लो हो रहा है वहाँ पे, यानी कि पूरा ग्रीन ग्रीन हो जाता है। ऐसा कोई तालाब वगैरह तो देखा ही होगा आपने। आइए देखते हैं कि वो ग्रीन कलर किस तरीके का दिखाई देता है। तो यहाँ पे दूसरे फिगर पे आते हैं। ये फिगर आप इसको ध्यान से देखिए। इस फिगर में आप देख रहे होंगे कि ये कोई तालाब है और इसमें ये ग्रीन कलर के पूरा इस तरीके से फैले हुए हैं। अब ये जो ग्रीनरी है ये क्या ये प्लांट है? तो बिल्कुल ये एक तरह के प्लांट होते हैं जिनको हम लोग एल्गी कहते हैं। क्या नाम देंगे इसको? एल्गी, ALGAE, एल्गी। तो कुछ लोग एल्गाई बोल देते हैं इसको। हिंदी में इसको शैवाल कहा जाता है। तो कभी आपको इस तरीके का नदी में या फिर पॉन्ड में इस तरीके की चीज़ दिखे तो उसको जाइए, उसको उठा करके देखिए। जब आप उसको उठाएंगे, उसको हाथ से इस तरीके से टच करेंगे तो आप देखेंगे कि वो स्लाइमी होता है। स्लाइमी मतलब चिपचिपा सा होता है और वो पानी के ऊपर तैर रहा होता है। तो जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे कि ये ग्रीन कलर का है यानी हरे रंग का है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें भी क्लोरोफिल पाए जाते हैं और बहुत ज़्यादा क्लोरोफिल इसमें भी पाया जाता है। तो इस वजह से ये ग्रीन दिखाई देते हैं और तालाब वगैरह में पूरा फैले हुए होते हैं। इनसे नुकसान भी होता है, ठीक है। इनसे नुकसान ये होता है कि जो तालाब की BOD है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, वो बढ़ जाती है क्योंकि ये ऊपर ही बैठे रहते हैं तालाब के। तो ऑक्सीजन सारा ये खींच ले जाते हैं और तालाब के अंदर जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जो मछलियाँ होती हैं वो ऑक्सीजन न मिलने के कारण वो मर जाती हैं। तो इससे नुकसान भी होता है, ठीक है। तो ये जो एल्गी है ये भी फोटोसिंथेसिस करती है और यहाँ पे इस पूरे अर्थ पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोडक्शन अगर कोई करता है तो ये एल्गी ही करती हैं। देखने पे तो बहुत सिंपल हैं, कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी पत्तियाँ नहीं पाई जाती, कोई बहुत ज़्यादा इनमें जो है वो रूट नहीं है, शूट नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन ये तादाद में बहुत ज़्यादा होती हैं जिसकी वजह से ये हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन है वो यही एल्गी ही करती है, ठीक है। तो एल्गी इनको कहा जाता है। आइए इनके बारे में एक लाइन नोट कर लेते हैं। तो यही जो अभी यहाँ पे हम लोगों ने बात किया कि वी ऑफन सी, हम अक्सर देखते हैं, स्लाइमी, स्लाइमी यानी चिपचिपा, ग्रीन पैचेस। ग्रीन पैचेस का मतलब हरे रंग के यहाँ वहाँ सब फैले हुए पैचेस टुकड़े के रूप में हम लोग देखते हैं किसी पॉन्ड में या फिर स्टैग्नेंट वाटर। ये स्टैग्नेंट वाटर क्या होता है? स्टैग्नेंट वाटर का मतलब कि जो पानी रुका हुआ हो और ख़राब हो रहा हो, तो वहाँ पे आपको ये एल्गी देखने को मिल जाएगी। तो वाटर बॉडीज़ में, किसी भी पॉन्ड में या स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज़ में कुछ ग्रीन पैचेस आपको दिखाई देते हैं। तो ये जो ग्रीन पैचेस हैं, दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गा। तो ये जो ग्रीन पैचेस हैं ये एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा बनाए जाते हैं जिसका नाम है एल्गा, ठीक है। तो जैसा कि आपने फिगर में भी देखा, तो एल्गा जो होते हैं, एल्गा आल्सो कंटेन ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल विच गिव देम ग्रीन कलर। तो एल्गा में जो ग्रीन कलर है उनका, वो ग्रीन पिगमेंट की वजह से होता है। जिस वजह से पत्तियां ग्रीन होती हैं उसी वजह से ये एल्गा भी ग्रीन होते हैं। एल्गा ग्रीन भी होते हैं, ब्राउन भी होते हैं, रेड कलर के भी होते हैं। तो उसमें जो पिगमेंट है वो सब अलग अलग पाया जाता है, ठीक है। जैसे रेड कलर के लिए रोडॉप्सिन नामक एक क्लोरोफिल पाया जाता है। तो यहाँ पे क्लोरोफिल भी कई तरीके का होता है, जैसे रोडॉप्सिन, जेंथोफिल और इस तरीके से ढेर सारे होते हैं। और तो ये जो पिगमेंट है, अलग अलग तरह के पिगमेंट होते हैं, तो अलग अलग तरीके के यहाँ पे एल्गा भी पाए जाते हैं। वो दिखने में भी अलग अलग रंग के होते हैं, कलर के होते हैं। तो एक नाम सुना होगा आपने, रेड सी या फिर रेड ओशियन, है ना, लाल सागर। लाल सागर का नाम सुना होगा आपने। तो जो लाल सागर है वो लाल रंग के एल्गा की वजह से है, ठीक है। वो रेड कलर का जो एल्गा है वो पूरा फैला हुआ होता है, जिस वजह से वो दूर से देखने पर पूरा रेड दिखाई देता है, इसलिए उसका नाम रेड सी रखा गया है, या रेड ओशियन बोल लीजिए, ठीक है। तो ये एल्गा जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं और ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन यही करते हैं, ठीक है। तो एल्गा का एक फिगर और हम लोग देख लेते हैं। एक फिगर, तो
जैसा कि ये पॉन्ड वाला फिगर आपने देखा, तो इस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो है ना, तो इस तरीके से ये पूरा फैला हुआ है। तो एक इस तरीके से पत्थरों के ऊपर भी यहाँ पे ग्रीन कलर का इस तरीके से फैला हुआ आपने कहीं न कहीं देखा होगा। खास करके उस जगह पे जहाँ पे थोड़ी सी नमी हो, तो पत्थरों पर अगर नमी है तो इस तरीके से हरे हरे रंग के एल्गा आपने फैले हुए देखे होंगे। तो इन्हीं के बारे में बात हो रही थी कि ये जो एल्गा होते हैं ना, ये जहाँ पे हल्का सा भीगा हुआ या फिर एक्वेटिक थोड़ा सा माहौल जहाँ पे होता है, जहाँ पे पानी जैसा चीज़ होता है, चिपचिपी चीज़ें जहाँ पे होती हैं, वहाँ पे ये एल्गा तुरंत फैल जाते हैं। और सबसे पहले प्लांट के डेवलपमेंट में ना ये एल्गा वगैरह ही पहले क्रम में आते हैं, उसके बाद फिर ये रूट शूट वाले जो प्लांट होते हैं इन सब का डेवलपमेंट हुआ। धीरे धीरे क्लास में आप आगे पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में डिटेल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। तो एल्गा जो होते हैं वो ग्रीन पैचेस होते हैं, जैसा कि हम लोगों ने जाना। तो देखिए फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग यहाँ पे सिर्फ स्टार्च ही बनता है, और स्टार्च के अलावा हम लोगों की बॉडी में प्रोटीन, फैट, विटामिन इन सब की भी ज़रूरत होती है। तो ये सब चीज़ें तो फोटोसिंथेसिस में बनती नहीं हैं। तो विटामिन, प्रोटीन, फैट, ये सब चीज़ें हम लोगों की बॉडी में कहाँ से आती हैं? तो एक है कि हम वैसा खाना खाएं जिसमें हमें डायरेक्ट प्रोटीन और ये सब चीज़ें मिलें। दूसरे नंबर पे ये है कि ये जो स्टार्च है ना, ये जो कार्बोहाइड्रेट है, इसी कार्बोहाइड्रेट से ही दूसरी चीज़ें भी बना दी जाती हैं। जैसा कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है इसका एक फार्मूला है, कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला है C6H12O6, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि C से कार्बन, H से हाइड्रोजन, O से ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ कार्बन। कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना हुआ होता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना हुआ होता है। तो इन्हीं सब चीज़ों से प्रोटीन और विटामिन भी बने होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट में ही थोड़ा हेर फेर करके, थोड़ा बहुत इधर उधर बदलाव करके यहाँ पे हम लोग प्रोटीन और फैट का फॉर्मेशन भी कर लेते हैं। यानी कि हम लोगों की बॉडी में हमेशा दो तरह की प्रक्रियाएं हो रही होती हैं। पहला होता है कि एक तोड़ फोड़ की प्रक्रिया हो रही होती है, या और एक होता है कि मेकिंग, यानी कि बनने की प्रोसेस हो रही होती है। तो जो टूट फूट की प्रोसेस होती है और फिर जो मेकिंग की प्रोसेस होती है, ठीक है, इसी को हम लोग बायोलॉजिकल प्रोसेस कहते हैं। पूरा बायोलॉजिकल प्रोसेस चल रहा है भाई, हर एक सेल जो है इस तरीके से जो ज़रूरत की चीज़ होती है उसे वो बनाने की कोशिश करती है, और जो ज़रूरत की चीज़ नहीं होती हम लोगों की बॉडी में उसे वो तोड़ फोड़ करके बॉडी के बाहर निकाल देती है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं प्रोटीन, फैट वगैरह, इन सब की जो ज़रूरत होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स के थ्रू ही बना लिया जाता है। बहुत सारे रिएक्शंस हम लोगों की बॉडी में हो रहे होते हैं जिससे ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है। तो प्रोटीन जो होता है खास करके, तो प्रोटीन आर नाइट्रोजिनस सब्सटेंस। ये जो प्रोटीन के बारे में बात हो रही थी, तो प्रोटीन नाइट्रोजिनस सब्सटेंस होता है। तो प्रोटीन में तो नाइट्रोजन आ गया, लेकिन कार्बोहाइड्रेट में सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर है तो प्रोटीन को बनाने के लिए नाइट्रोजन की भी ज़रूरत होती है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की भी ज़रूरत होती है। तो लेकिन फोटोसिंथेसिस में नाइट्रोजन जैसी कोई चीज़ तो बनी नहीं है। तो ये नाइट्रोजन पेड़ पौधे कहाँ से लेते हैं? ये पेड़ पौधे नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली तो ले नहीं सकते। अब आपको मालूम होना चाहिए कि नाइट्रोजन जो है 78% हम लोगों के एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है। 78% यहाँ पे नाइट्रोजन है, ठीक है। अब ये नाइट्रोजन पेड़ पौधे डायरेक्टली इनटेक नहीं कर सकते। तो ये नाइट्रोजन कैसे पेड़ पौधों तक पहुँचता है? भाई प्रोटीन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन जो है डिफरेंट टाइप के हार्मोन बनाता है, एंजाइम्स बनाता है, तमाम तरीके की चीज़ें बनाता है। जो अपीयरेंस है हम लोगों की बॉडी का वो भी प्रोटीन की वजह से ही होता है। आँखों का कलर हुआ, बालों का कलर हुआ, ये जो स्किन है स्किन का कलर हुआ, ये सब प्रोटीन की वजह से ही होता है। और जो जानवर होते हैं, जानवरों में जो सींगें होती हैं, जो हूफ होता है यानी जो उनका खुर होता है, जो नाखून है हम लोगों का, वो सब प्रोटीन से ही बना हुआ है। तो प्रोटीन तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्लांट जो है वो प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन कहाँ से पाते हैं? एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट तो ले नहीं सकते। तो उसके लिए एक प्रोसेस होती है। यहाँ पे कुछ छोटे दोस्त होते हैं वो काम करते हैं। वो छोटे दोस्त कहाँ पाए जाते हैं? सॉइल में।
मिट्टी में पाए जाते हैं, जिनको बैक्टीरिया कहा जाता है। ये कुछ खास तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, सर्टेन बैक्टीरिया हैं जो कन्वर्ट कर देते हैं यानी बदल देते हैं किसको, गैसियस नाइट्रोजन को। ये जो एटमॉस्फेयर में गैसियस नाइट्रोजन पाया जाता है उसको यूजेबल फॉर्म में बदल देते हैं एंड रिलीज इट इनटू सॉइल, और नाइट्रोजन को एक यूजेबल फॉर्म में बदल करके उसे सॉइल में रिलीज कर देते हैं। फिर सॉइल से प्लांट जो होते हैं वाटर के थ्रू इन्हीं नाइट्रोजिनस सब्सटेंस को वापस खींच लेते हैं लीव्स तक। ठीक है, तो दीज आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट अलोंग विथ वाटर। तो वाटर के थ्रू ही ये जितने भी नाइट्रोजिनस सब्सटेंस हैं उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड विटामिन, और उसके बाद प्लांट जो होते हैं वो प्रोटीन और विटामिन का सिंथेसिस कर लेते हैं। तो नाइट्रोजन जो होता है ना एटमॉस्फेयर में वो गैस के फॉर्म में पाया जाता है। ये नाइट्रोजन जो है वो गैस है। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे बैक्टीरिया होते हैं जिसको नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है, तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ये नाइट्रोजन को पकड़ते हैं, पकड़ करके उसको एक जो है एक कंपाउंड बना देते हैं, एक केमिकल बना देते हैं। ठीक है, तो कौन सा केमिकल होता है वो, उस केमिकल का नाम है नाइट्रेट। क्या नाम है इसका, नाइट्रेट और नाइट्राइट। नाइट्रेट और नाइट्राइट किस चीज़ में बदल देते हैं, नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदल देते हैं। ठीक है, NO2 और NO3 में बदल देते हैं, सीधे सीधे कहा जाए अगर तो। ठीक है, तो नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदल देते हैं। ये नाइट्रेट और नाइट्राइट पानी में घुल जाते हैं और प्लांट उसे वाटर के थ्रू अपने अंदर खींच लेते हैं। तो नाइट्रोजन मिल गया और प्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया, प्रोटीन और विटामिन का फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये जानकारी यहाँ पे थी। आइए नाइट्रोजन के बारे में देख लेते हैं कि पेड़ पौधों तक नाइट्रोजन कैसे पहुँचा एक फिगर के थ्रू। तो जैसा कि इस फिगर में आप देख रहे होंगे, इस फिगर में यहाँ पे ये प्लांट है, ये एनिमल है यहाँ पे। तो नाइट्रोजन जो होता है यहाँ है तो बहुत सारा नाइट्रोजन। अब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन एक प्रोसेस होती है। नाइट्रोजन इस तरीके से प्लांट मतलब कि सॉइल के अंदर गया, सॉइल में यहाँ पे देखिए ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ने क्या किया कि इसको अमोनियम कन्वर्ट किया। फिर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होता है वहाँ पे NO3 यानी कि यहाँ पे नाइट्रिफिकेशन कर दिया। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होता है उसे फिर नाइट्रोजन बदल देता है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे जो नाइट्रिफिकेशन हुआ है और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ने नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में यहाँ पे कन्वर्ट कर देते हैं, और जिससे ये रूट से होते हुए प्लांट इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो नाइट्रोजन से लेकर के ये बैक्टीरिया सॉइल में पाए जाते हैं। इस तरीके से एक प्रोसेस चल रही होती है जिसे हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो जो चीज़ प्लांट डायरेक्ट नहीं ले सकते उसको फिक्स किया जाता है, यानी कि उसको ये जगह बांध दिया जाता है, और उसके बाद फिर ये नाइट्रोजन जो होते हैं ये मतलब कि प्लांट को मिल जाते हैं। तो इसी को नाइट्रोजन साइकिल भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस यहाँ पे हो रही है। तो आइए हम लोग इन्हीं सब चीज़ों के बारे में थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर पे बात करते हैं अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो जिन प्लांट्स के पास क्लोरोफिल होता है वो तो अपना खाना खुद फोटोसिंथेसिस के थ्रू बना ही लेते हैं, लेकिन जिन प्लांट में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता वो अपना खाना यानी कि वो अपना न्यूट्रिशन किस तरीके से करते हैं, इसके बारे में अगर बात किया जाए तो कई तरह के प्लांट ऐसे भी हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। तो कैसे वो अपना खाना यानी कि अपना जो न्यूट्रिशन है यानी जो न्यूट्रिएंट हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब चीज़ें वो कहाँ से लेते हैं, तो इसके बारे में हम लोग अब बात करेंगे। तो ये लाइन यहाँ पे एक नोट कर लेंगे कि देयर आर सम प्लांट, यानी कि कुछ प्लांट ऐसे हैं विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड। तो इसका मतलब है कि वो अपना खाना सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स प्लांट पे डिपेंडेंट हैं, उसी तरीके से फूड प्रोडक्शन के लिए यानी कि फूड के लिए जो दूसरे प्लांट होते हैं ना वो भी
उसी पर डिपेंडेंट होते हैं। यानी कि जो प्लांट अपना खाना खुद नहीं बना पाते वो उन प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं जो खाना बना पाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते इसलिए ऐसे प्लांट को हम लोग हेटेरोट्रॉफ कहते हैं। और इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को जो दूसरों से खाना लेते हैं उसे हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है। क्या बोलेंगे इसको? हेटेरोट्रॉफिक। इसके पहले हम लोगों ने देखा कि जो खाना खुद बना लेते हैं उनको क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉफिक। जो खाना खुद बना लेते हैं उनको ऑटोट्रॉफिक कहा जाता है। तो ऑटोट्रॉफिक यानी कि जो ग्रीन प्लांट हैं वो ऑटोट्रॉफिक है, और जो प्लांट ग्रीन नहीं है उनको हम लोग हेटेरोट्रॉफिक कहा जाएगा या हेटेरोट्रॉप्स कहा जाएगा। तो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिन प्लांट में होता है उसे हम लोग हेटेरोट्रॉफ कहते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल है कैस्कटा प्लांट का। तो कैस्कटा प्लांट के बारे में पढ़ने से पहले हम उसके फिगर को देख लेते हैं। तो इस तरह का ये आप देखे होंगे कैस्केटा प्लांट होता है। ये जो प्लांट है ना, ये एक कोई दूसरा ग्रीन प्लांट है यहाँ पे, और उसके ऊपर ये कैस्केटा के जो प्लांट होते हैं इस तरीके से लटके हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये कैस्केटा के प्लांट क्या है कि इनका खुद का क्लोरोफिल तो होता नहीं है, तो ये अपने फूड के लिए ये दूसरे प्लांट पर जा कर के टिक जाते हैं। तो जिन प्लांट पर ये टिकते हैं उनको होस्ट कहा जाता है। क्या कहते हैं? होस्ट। तो होस्ट का मतलब होता है धारण करने वाला। तो इनको जो धारण करता है एक तरीके से, तो उनको हम लोग होस्ट कहते हैं। यानी कि वो ग्रीन प्लांट जिस पर ये कैस्कटा का प्लांट इस तरीके से चढ़ा हुआ है जबरदस्ती, उसको यहाँ पे होस्ट कहा जाता है। तो कैस्कटा के जो प्लांट हैं वो इन्हीं के ऊपर चढ़ करके अपनी जो जड़ें हैं, है ना, उनको इनके अंदर धंसा देते हैं और वहाँ से सारे न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करके अपना काम चलाते हैं फिर ये। ठीक है, क्योंकि ये दूसरों के ऊपर पाए जाते हैं तो कैस्कटा प्लांट को हम लोग पैरासाइट प्लांट भी कह सकते हैं। पैरासाइट वो चीज़ें होती हैं या वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरों के ऊपर रहते हैं। जैसे कि हम लोगों के ऊपर जुएं पाए जाते हैं, तो हम लोगों की बॉडी से वो जुएं जो हैं ब्लड को सक करते हैं और अपना जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है उसे पूरा करते हैं। ठीक उसी तरीके से ये कैस्कटा का प्लांट जो होता है ये दूसरे ग्रीन प्लांट पर टिकता है जाके, और उसके अंदर से जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनको खींच करके अपनी बॉडी में यूज़ करता है। ठीक है, आइए इसके बारे में कुछ बातें नोट कर लेते हैं। तो कैस्कटा प्लांट के बारे में जैसा कि हम लोगों ने बात किया, तो कैस्कटा प्लांट सबसे पहली बात तो ये लिखेंगे कि इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, यानी कि इनके पास क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। यानी कि कैस्कटा प्लांट में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। इट टेक्स रेडीमेड फूड, तो ये क्या लेते हैं? रेडीमेड फूड, ये बना बनाया खाना खाते हैं। फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज़ क्लिम्बिंग, जिस प्लांट पर ये चढ़ते हैं उस प्लांट का बना बनाया रेडीमेड फूड ये लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं। द प्लांट ऑन विच इट क्लिम्स इज कॉल्ड होस्ट, यानी जिस प्लांट के ऊपर ये चढ़ते हैं उसे होस्ट कहा जाता है। तो ये क्या काम करते हैं? सिंस इट डिप्राइव द होस्ट, ये होस्ट के बनाए हुए खाने को खाते हैं और उनको डिप्राइव कर देते हैं। यानी कि जो खाना वो लोग अपने लिए बना रहे थे, जो ग्रीन प्लांट हैं वो अपने लिए खाना बना रहे थे, तो उनके खाने को ये खा ले जाते हैं, तो वो प्लांट डिप्राइव हो जाते हैं। यानी कि एक तरीके से वो सूख जाते हैं, मतलब ख़त्म से हो जाते हैं। ये बात समझ में आई? तो ये जो कैस्कटा प्लांट है ये दूसरे प्लांट पर जाकर के बिल्कुल उस पर चढ़ जाता है और जो वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें वो अपने अंदर खींचने लगता है। तो कैस्कटा का जो प्लांट है वो पैरासिटिक प्लांट है, पैरासाइट है। कैस्कटा का प्लांट पैरासाइट है क्यों? क्योंकि ये दूसरे प्लांट पर जाकर के रहता है और वहाँ से वो अपने जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनको एब्जॉर्ब करता है। यानी कि जो अगला ग्रीन प्लांट है वो अपने लिए बेचारा खाना बना रहा है और उस पर चढ़ करके ये कैस्कटा का जो प्लांट होता है वो उनका न्यूट्रिएंट चूस जाता है। और इससे होता क्या है कि जो पहले वाला ग्रीन प्लांट था वो धीरे धीरे खराब होने लगता है। क्या करे बेचारा, जो अपने लिए खाना बना रहा था ये चढ़ करके पूरा सारा का सारा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, एक और फिगर देख लेते हैं कैस्कटा का ही।
ये फिगर भी कैस्कटा का ही है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये लंबी लंबी इस तरीके से चीज़ें लटकी हुई। ऐसा कोई न कोई पेड़ आपने देखा ही होगा, नहीं देखे हैं तो आज से थोड़ा ऑब्जर्व करना शुरू करिए, कहीं न कहीं आपको इस तरह का प्लांट मिल जाएगा जिसके ऊपर इस तरीके से लटकी हुई जो चीज़ें हैं वो भी दिखाई दे जाएंगी। तो ये कैस्कटा का प्लांट है, ठीक है। तो ये आपने देखा एक प्लांट, ये हम लोगों ने देखा, ठीक है, कैस्कटा का प्लांट हो गया। ये बात समझ में आई। आइए दूसरे नंबर पे आते हैं। तो एक प्लांट तो हमने ऐसा देखा जिसके अंदर क्लोरोफिल था ही नहीं। दूसरे नंबर पे हम लोग एक ऐसे प्लांट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो जानवरों को खाता है, यानी इंसेक्ट को और कुछ फंगस को या इन चीज़ों को ये खा ले जाते हैं। बड़ी दिक्कत है, सोचिए प्लांट है लेकिन ये इंसेक्ट को खाता है। तो क्यों खाता है, कैसे खाता है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो कुछ बातें नोट कर लेते हैं इसमें कि देयर आर ए फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप एंड इंसेक्ट। तो ट्रैप एन इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम, यानी कि वो इंसेक्ट को पकड़ते हैं और उन्हें डाइजेस्ट कर ले जाते हैं, उन्हें पचा ले जाते हैं, खा ले जाते हैं, ठीक है। तो आइए इस तरीके के प्लांट के बारे में बात करें। एक है यहाँ पे पिचर प्लांट। पिचर मतलब होता है घड़ा। घड़ा आपने देखा होगा जिसको गगरी भी कहा जाता है। तो घड़े की तरह ये ऐसे होते हैं, ऊपर से ढक्कन एक होता है। तो इनका नाम पिचर प्लांट रख दिया गया है क्योंकि ये घड़े की तरह होते हैं, जग की तरह एक तरीके से हो जाते हैं। आइए पिचर प्लांट देखते हैं यहाँ पे। तो ये एक पिचर प्लांट है। तो पिचर प्लांट जरा देखिए इस तरीके से, कितना बढ़िया सा डिजाइन, इस तरीके से जग की तरह ये बना हुआ है और ऊपर ये ना ढक्कन लगे हुए हैं, ठीक है। कोई इंसेक्ट जब इस तरीके से, अब क्योंकि ये रंग बिरंगे होते हैं, बड़ा बढ़िया सुंदर लगते हैं देखने में। ये देखिए कितना खूबसूरत सा फ्लावर की तरह ये बिल्कुल दिख रहे हैं। अच्छा, ये बनते कैसे हैं? ये लीफ का जो है मॉडिफिकेशन है, यानी कि पत्तियां जो होती है ना वो अपना इस तरीके से डिजाइन बना लेती हैं इंसेक्ट को खाने के लिए। तो अब इन रंग बिरंगे फूलों को देख करके ऐसा लगता है, ये फूल तो है नहीं, ये लीफ स्ट्रक्चर होता है और इंसेक्ट जो होते हैं इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और यहाँ पे आके बैठते हैं कि बड़ा बढ़िया सुंदर सा फूल है, चलो बैठ के इसको जो है इसके नेक्टर को एब्जॉर्ब करते हैं। तो जैसे ये यहाँ पे बैठते हैं ये ढक्कन धीरे से बंद हो जाता है और जैसे ही ये बंद होगा वैसे ही पता चला कि इंसेक्ट उसमें फंस गया और फिर अंदर जो है इसको खींच करके इनको डाइजेस्ट कर दिया जाता है। यानी कि इंसेक्ट के अंदर जो नाइट्रोजिनस मटेरियल है या जो चीज़ें हैं उनका जो न्यूट्रिएंट है उनको पूरा एब्जॉर्ब करके उसे खा करके उस इंसेक्ट को ख़त्म कर देते हैं। तो इतने खतरनाक प्लांट होते हैं ये, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। आइए इसके बारे में कुछ बातें नोट कर लेते हैं यहाँ पे कि द पिचर लाइक और जग लाइक। ये जो पिचर प्लांट हैं, ये जैसा कि ये फिगर में आप देख रहे हैं कि ये जग की तरह स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। तो ये इसके बारे में लिखेंगे कि ये पिचर लाइक होते हैं या फिर जग लाइक होते हैं। जग लाइक स्ट्रक्चर ये बनाते हैं और ये मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ है, यानी कि ये लीफ का ही मॉडिफिकेशन है। लीफ अपने आप को ऐसा बना लेता है कि ये जग के स्ट्रक्चर में हो जाते हैं जिससे कि इंसेक्ट को पकड़ा जा सके। लीफ मॉडिफिकेशन, हम लोग डिजर्ट प्लांट के बारे में जब बात कर रहे थे तो उसमें भी एक बात हुई थी कि जो कैक्टस का प्लांट होता है उसका जो लीफ है अपने आप को थॉर्न यानी कांटों में कन्वर्ट कर लेता है जिससे कि वाटर लॉस कम हो सके, ठीक है। इसी तरीके से ये जो पिचर प्लांट है ये क्या काम करता है, ये अपने आप को, इसका जो लीफ है ये अपने आप को ऐसा मॉडिफाई कर लेता है जग के स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो इसका जो एपेक्स पार्ट है, एपेक्स मतलब ऊपर वाला हिस्सा, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है एपेक्स पार्ट ऑफ द लीफ फॉर्म ए लिड। लिड मतलब ढक्कन। लिड मीन्स क्या होता है, ढक्कन। तो यहाँ पे जो ऊपर का हिस्सा है ये ढक्कन बनाता है विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिचर। तो क्योंकि ये ढक्कन है तो ये ओपन और क्लोज का काम करता है। ये जो इसका मुंह है इस जग का उसको बंद करने का, खोलने का काम करते हैं। तो इनसाइड द पिचर, ये जो पिचर के अंदर की अगर हम बात करें, यहाँ पे अंदर के साइड में हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होते हैं? हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो डाउनवर्ड्स होते हैं, यानी कि नीचे की तरफ होते हैं। तो ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है डाउनवर्ड है। अब इस तरीके से हेयर लगे हुए हैं। अब इंसेक्ट कोई बैठा तो सड़क के नीचे चला जाएगा, लेकिन बाहर निकलते समय वो हेयर उसको रोक लेते हैं।
ठीक है, बाल इस तरीके से रोक लेंगे और उसको जो है इंसेक्ट को बाहर नहीं निकलने देंगे। जाने के लिए तो बड़ा इजी है, जाने के लिए ऐसे सरक करके उनको जाने देते हैं, लेकिन बाहर निकलते समय वो उसको ऐसे ब्रेक कर देते हैं, रोक लेते हैं, तो दिक्कत हो जाती है, इंसेक्ट वहाँ पे बाहर नहीं निकल पाते। तो ये स्ट्रक्चर जानेंगे। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स इन द पिक्चर, जैसे ही यहाँ पे कोई इंसेक्ट इस तरीके से आकर के बैठा, ठीक है, तो क्या कहानी होती है, द लिड क्लोजेस, तो ये जो लिड है, जो ढक्कन है, ये धीरे से ऐसे बंद हो जाएगा। एंड ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट्स इंटेंगल्ड इनटू द हेयर, और ये जो ट्रैप्ड इंसेक्ट है, यानी ट्रैप मतलब फंसा हुआ, तो ये जो फंसा हुआ इंसेक्ट है, ये उसी बालों में जाकर के इंटेंगल्ड हो जाता है। इंटेंगल्ड मतलब उलझ जाता है। द लिड क्लोजेस एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड, तो लिड बंद हो जाता है और इंसेक्ट ट्रैप हो जाता है। तो इंसेक्ट का क्या होता है, इंसेक्ट भाई डाइजेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। तो डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है, कुछ डाइजेस्टिव जूस होते हैं, यानी कि यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसमें कुछ डाइजेस्टिव जूस पाए जाते हैं जो इंसेक्ट को पूरी तरीके से डाइजेस्ट कर देते हैं, और इनका जो न्यूट्रिएंट होता है वो पूरा का पूरा ये एब्जॉर्ब कर ले जाते हैं। तो इस तरह जो इंसेक्ट ईटिंग प्लांट होते हैं, इंसेक्ट ईटिंग यानी कि कीड़ों को खाने वाले जो प्लांट होते हैं, उसे इनसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। क्या बोलेंगे इनको, इंसेक्टिवोरस, यानी कि जो इंसेक्ट को खाने वाले प्लांट हैं उन्हें इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। तो ये फिगर एक बार फिर से देखते हैं। तो बड़ा ही सुंदर सा फिगर है, पिचर प्लांट इसको कहते हैं। यहाँ पे जो लिड है, इंसेक्ट जैसे यहाँ बैठेगा, ये इसको बंद कर लेते हैं। अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इंसेक्ट उसी में जाकर के उलझ जाते हैं। फिर इंसेक्ट को डाइजेस्ट करने के लिए डाइजेस्टिव जूस रिलीज होता है, और वो डाइजेस्टिव जूस जो होता है वो इंसेक्ट को पूरी तरीके से डाइजेस्ट कर देता है, और इंसेक्ट के अंदर जो न्यूट्रिएंट थे उनको ये प्लांट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो खास करके ये जो इंसेक्ट ईटिंग प्लांट हैं, ये उस जगह पे पाए जाते हैं जहाँ के सॉइल में नाइट्रोजन की कमी होती है, ठीक है। सबसे खास बात तो यही है, ये इंसेक्ट ईटिंग प्लांट हर जगह नहीं पाए जाते, ऐसी जगह पे पाए जाते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है, जिस सॉइल में नाइट्रोजन की कमी होती है, और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये इंसेक्ट को खाते हैं, ठीक है। इंसेक्ट को ये ट्रैप करते हैं, उसे डाइजेस्ट करते हैं, और उनका जो न्यूट्रिएंट होता है उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जो इंसेक्ट खाने वाले प्लांट हैं उन्हें इंसेक्ट ईटिंग प्लांट कहा जाता है। क्या कहेंगे बाबू, इंसेक्ट ईटिंग प्लांट कहते हैं, ठीक है। आइए कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में भी बात करें जो सड़ती गलती चीज़ों पर उगते हैं, जिन्हें हम लोग सैप्रोफिटिक प्लांट कहते हैं, क्योंकि वो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पर उगते हैं, इसीलिए उनका नाम, एक अलग नाम दिया गया है, सैप्रोफाइट्स। क्या नाम है इनका, सैप्रोफाइट्स। तो वो जो जिस तरीके से न्यूट्रिशन करते हैं, उस तरह के न्यूट्रिशन को सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है, ठीक है। तो आइए इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे यहाँ पे सैप्रोट्रॉप्स के बारे में। ये जो सैप्रोट्रॉप्स होते हैं, सैप्रोट्रॉप्स जो होते हैं ना, ये भी एक तरह के प्लांट होते हैं। ये ऐसे प्लांट होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। कितनी अजीब बात है ना, कि हैं तो ये प्लांट, लेकिन इनके अंदर क्लोरोफिल जैसा कोई चीज़ नहीं पाया जाता। तो अगर इनको जिंदा रहना है तो इनको खाना तो खाना ही होगा, इनको न्यूट्रिएंट तो लेना ही होगा। तो ये न्यूट्रिएंट कैसे लेते हैं और कहाँ से लेते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये जब खाना नहीं बना पाते तो दूसरी जगहों से ये न्यूट्रिएंट अपना लेते होंगे। तो ये अपना न्यूट्रिएंट कहाँ से लेते हैं, ये अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं सड़ती गलती जो चीज़ें होती हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर जो होता है। कहीं कहीं आपने देखा होगा कि जो जहाँ पे कूड़े का ढेर लगा हुआ है, जहाँ पे कुछ सड़ती गलती चीज़ें हैं, वहाँ पे कुछ छाते लाइक स्ट्रक्चर आपने देखा होगा कि छाते की तरह कुछ चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, तो उनको मशरूम कहा जाता है, ठीक है। आइए फिगर देख लेते हैं मशरूम्स के बारे में। तो जैसा कि इस फिगर में आप देख रहे हैं, ये छाते की तरह इस तरीके से जगह जगह पे निकला हुआ ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे सकता है, ठीक है।
और इसके बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, तो ये जो फिगर है इस तरीके से, एक और फिगर देखते हैं। इस तरीके से छतरी की तरह ऐसा है, ये बड़े ही मुलायम होते हैं, इनको टच करेंगे ना तो ये टूट जाते हैं, ये बड़ा ही मुलायम होता है। तो ये जो सड़ती गलती चीज़ें इनके आसपास होती हैं वहीं पे ये अपना उगते हैं और यहीं से ये अपना न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये बहुत बड़े तो नहीं होते लेकिन तब भी ठीक ठाक इनकी साइज होती है और ये अच्छा खासा जो है न्यूट्रिशन डेड एंड डिकेइंग मैटर से ले रहे होते हैं। ठीक है, तो ये मशरूम है जैसा कि आप देख रहे हैं। एक और यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए छतरी की तरह। ठीक है, ये ब्रेड मोल्ड है। इसका नाम क्या है बाबू? इसका नाम है ब्रेड मोल्ड। ये जो ब्रेड मोल्ड होता है ना, ये ब्रेड के ऊपर आपने देखा होगा कि ब्रेड जब खराब हो जाता है तो उसके ऊपर इस तरीके से ये सफ़ेद सफ़ेद सा या फिर ब्राउन कलर का इस तरीके से धब्बे लग जाते हैं। तो ये जो धब्बे होते हैं ना, ये वही सेप्रोट्रॉप्स जो होते हैं वही है। तो इनको फंगस कहा जाता है। क्या नाम है इनका? फंगस। ठीक है, तो ये फंगस होते हैं। तो आइए बात करते हैं आगे। सेप्रोट्रॉप्स के बारे में कुछ जानकारी यहाँ पे हम लोग नोट कर लेते हैं। तो सेप्रोट्रॉप जो होते हैं ये फ्लफ़ी मतलब ऐसे उभरा हुआ अम्ब्रेला लाइक पैचेज होते हैं। अम्ब्रेला की तरह ये छोटे छोटे पैचेज होते हैं जो ग्रो होते हैं मॉइस्ट सॉइल में या फिर रॉटिंग वुड पर। सड़ती हुई अगर कोई लकड़ी है तो वहाँ पे अक्सर ये आपको देखने को मिल जाएंगे, खास करके रेनी सीजन में, यानी कि जो बारिश का मौसम होता है उस समय ये आपको दिखाई देते हैं और इनको हम लोग मशरूम कहते हैं। क्या नाम देंगे इनको? मशरूम। मशरूम को हिंदी में कुकुरमुत्ता कहा जाता है। हिंदी में इसको कुकुरमुत्ता ये नाम है और इंग्लिश में इसको मशरूम कहा जाता है। तो ये कुछ इस तरीके से ऐसे स्ट्रक्चर में आपको दिखाई दे सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, एक और एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं जिसका नाम है ब्रेड मोल्ड। तो ब्रेड मोल्ड में जैसा कि आपने देखा कि जो ब्रेड है जब वो खराब हो जाता है तो उसके ऊपर कुछ ग्रीन कलर का या फिर ब्राउन कलर का या फिर वाइट कलर का इस तरीके से पैचेज वहाँ पे आपको दिखाई देते हैं। उसे हम लोग ब्रेड मोल्ड कहते हैं, क्योंकि वो ब्रेड पे उगता है तो इसलिए उसका नाम ब्रेड मोल्ड रख दिया गया है। ये आप भी बना सकते हैं। कैसे? आप एक ब्रेड लीजिए, उसे थोड़ा सा भिगो दीजिए, पानी से थोड़ा सा उसको भिगो देंगे और उसके बाद फिर उसको एक भीगे हुए कपड़े में, कॉटन का कपड़ा होना चाहिए, उसको ढक करके उसको एक अंधेरे कमरे में आप रख दीजिए। तो 2-3 दिन के बाद आप उस पर देखेंगे कि उस पर ग्रीन पैचेस या फिर ब्राउन पैचेज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वही ब्रेड मोल्ड है। उसको हाथ से लेकर के टच करके देखिए वो किस तरीके का दिखाई देता है। आप देखेंगे ना तो उस पर पाउडर जैसा कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देता है। वो ब्रेड मोल्ड का स्पोर्स होता है, यानी कि वो स्पोर होते हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं उसके और वो एयर में बिखरे हुए होते हैं। वो जहाँ कहीं भी गिरते हैं वहाँ पे नया ब्रेड मोल्ड या इस तरीके से जो फंगस होते हैं वो डेवलप कर जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ बातें हम लोग नोट करेंगे कुछ और चीज़ें के बारे में। दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगी। जो ये इस तरीके से मशरूम और ब्रेड मोल्ड आपने एग्जाम्पल देखा, इस तरह के ऑर्गेनिज्म को फंगी कहा जाता है। ये प्लांट का ही एक दूसरा रूप है। ठीक है, तो फंगी एब्जॉर्ब देयर न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। तो ये जो शब्द है डेड यानी मरे हुए और डिकेइंग मटेरियल का मतलब होता है सड़ते हुए। डिकेइंग मतलब सड़ते हुए, तो मरे हुए और सड़ते हुए हुए जो चीज़ें होती हैं, सड़ती हुई जो चीज़ें होती हैं उनसे ये अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं। तो ये भी एक तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। भाई न्यूट्रिएंट लेना ही तो न्यूट्रिशन है। एक था कि अपना खाना खुद बना ले रहा था, एक था जो दूसरों के ऊपर चढ़ के खाना ले ले रहा था या फिर इंसेक्ट को खा के ले ले रहा है। तो यहाँ पे जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये है कि डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से अपना न्यूट्रिशन ये लोग करते हैं या न्यूट्रिएंट लेते हैं। तो इस तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को जो है इसे हम लोग सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। यानी कि इस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट को लेते हैं। ऑर्गेनिज्म जो है ये न्यूट्रिएंट को इनटेक करते हैं कहाँ से? फ्रॉम मतलब से, तो कहाँ से? डेड एंड डिकेइंग मैटर्स। यानी डेड एंड डिकेइंग मैटर से न्यूट्रिएंट जब लिया जाता है तो इस तरह के न्यूट्रिशन को हम लोग सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं उन्हें सेप्रोट्रॉप्स कहा जाता है। क्या कहेंगे इनको? सेप्रोट्रॉप्स। जिनके अंदर सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है
जिनके अंदर सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को सेप्रोट्रॉप्स कहा जाएगा। जैसे जो अपना खाना खुद बना रहे थे उन्हें ऑटोट्रॉप्स कहा गया, जो दूसरों को खा करके यानी दूसरे प्लांट को खा करके वो अपना जीवन चला रहे थे उनको हेटेरोट्रॉप्स कहा गया। इसी तरीके से यहाँ पे जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना खाना लेते हैं उनको सेप्रोट्रॉप्स कहा जाता है। ठीक है, तो सेप्रोट्रॉप्स में ये जो फंगस के बारे में बात हो रही है, जो फंगी है, तो ये जो फंगी है, फंगी कहाँ कहाँ और ग्रो हो सकता है। ये जो पिकल है, अचार में आपने सफ़ेद रंग की फफूंदी लगी हुई देखा होगा। बारिश के समय में जो लेदर होता है यानी कि जो चमड़ा है, चमड़े का जो सामान होता है उस पर अगर वो भीगा हुआ है हल्का सा तो उस पर इस तरीके से सफ़ेद सफ़ेद सा जमा हुआ आपने देखा होगा। या कपड़ों पर भी सफ़ेद पैचेस या ग्रीन या ब्राउन पैचेस लग जाते हैं, या फिर दूसरे जो आर्टिकल्स होते हैं इन सब पे भी, खास करके जो हॉट और ह्यूमिड वेदर में रखा हुआ हो। यानी कि हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में, यानी कि जहाँ पे थोड़ा सा नमी हो, थोड़ा गर्मी भी हो, काफ़ी लंबे समय तक अगर किसी चीज़ को आप रख देते हैं तो वहाँ पे फंगस लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो खास करके रेनी सीजन की अगर हम बात करें, जहाँ पे हर जगह चिपचिपा सा हो जाता है, तो पानी के प्रेजेंस की वजह से प्लस थोड़ी बहुत जो गर्मी वहाँ पे प्रोड्यूस होती है, इससे बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं फंगस उसे स्पॉइल कर देता है। स्पॉइल का मतलब होता है खराब कर देना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि ड्यूरिंग रेनी सीजन दे स्पॉइल मेनी थिंग्स, यानी कि अधिकतर चीज़ों को ये बर्बाद कर देते हैं। ये बात समझ में आई। तो ये जो फंगल स्पोर के बारे में बात हो रही थी कि जो ब्रेड मोल्ड आप बनाएंगे उस पर अगर आप उसको टच करेंगे तो उस पर आपको कुछ पाउडर जैसा दिखाई देगा, तो वो क्या होते हैं ना, वो एयर में पूरा फैल जाते हैं। और जब ये किसी वेट और वार्म जगह पे लैंड करते हैं, यानी कि व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म प्लेस, वार्म थिंग्स, दे जर्मिनेट एंड ग्रोज, तो ये जर्मिनेट होने लगते हैं और ग्रो होने लगते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए कि जब आपने ब्रेड को थोड़ा सा भिगा करके रखा था तो उस ब्रेड पर कोई चीज़ तो था नहीं, लेकिन धीरे धीरे एयर के थ्रू होते हुए वहाँ पे स्पोर्स पहुँच जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे वेट और वार्म चीज़ थी, गर्मी थी हल्की फुल्की, और क्योंकि ढक के रखा था थोड़ा गर्म भी था और वो गीला भी था, तो वहाँ पे ये जो स्पोर्स होते हैं वो जर्मिनेट कर जाते हैं, और जब जर्मिनेट कर जाते हैं तो वही फंगस हो जाता है। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरे नंबर पे आते हैं। दूसरे नंबर पे हम लोग बात करेंगे सिम्बायोसिस के बारे में। सिम्बायोसिस जो है ये एक रिलेशनशिप है। सिम्बायोसिस क्या है? सिम्बायोसिस एक रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप। तो ये किस तरह का रिलेशनशिप है? तो सिम्बायोसिस एक खास तरीके का रिलेशनशिप होता है जिसमें दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं और वो साथ साथ रहते हैं। दो तरह के ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें वो साथ साथ रहते हैं। तो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को फायदा पहुंचाता है और दूसरा ऑर्गेनिज्म पहले वाले को फायदा पहुंचाता है। तो ये कोई जो सिम्बायोसिस जो चीज़ होती है वो साथ में रहने को ही सिम्बायोसिस कहा जाता है। तो इसके बारे में कुछ डेफिनेशन लिखेंगे कि सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर, कुछ ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं, एंड शेयर, और वो साझा करते हैं। क्या साझा करते हैं? बोथ, दोनों। तो दोनों क्या क्या? शेल्टर और न्यूट्रिएंट, यानी कि रहने की जगह, और न्यूट्रिएंट यानी कि जो खाना पीना होता है सब साथ में मिलके, ये रूम पार्टनर की तरह होते हैं। ये लोग शेल्टर, न्यूट्रिएंट सब चीज़ जो है आपस में शेयर करते हैं। ठीक है, तो इसकी एग्जाम्पल में अगर हम आएंगे तो कुछ फंगस ऐसे होते हैं जो रूट के, कुछ प्लांट के रूट के अंदर होते हैं। ठीक है, और वहीं से ये लोग अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं। तो जो प्लांट होता है, दो लोग हो गए, प्लांट हो गया, फंगस हो गया। तो प्लांट के रूट में ये फंगस पाए जाते हैं। तो प्लांट जो होता है इनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, क्योंकि प्लांट खाना बना पा रहा है, उसके पास लीव्स हैं, क्लोरोफिल है, तो खाना बना करके न्यूट्रिएंट फंगस को देता है। और बदले में ये फंगस क्या काम करते हैं? ये जो फंगस होते हैं ये, क्योंकि इनकी जड़ें काफ़ी दूर तक फैली हुई होती हैं, तो ये वाटर को खींच करके, पानी को खींच करके प्लांट तक पहुंचाते हैं, और कुछ न्यूट्रिएंट भी प्लांट तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो सिम्बायोसिस का एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। ठीक है,
तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ ये जो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये कुछ मशरूम टाइप की चीज़ दिख रही है, ये प्लांट है। तो यहाँ पे ये दोनों ने आपस में दोस्ती कर ली है। अब इस दोस्ती से होगा क्या कि ये जो मशरूम है इसके जो रूट्स हैं, है ना, ये काफ़ी दूर तक फैल जाते हैं और वहाँ से वाटर खींच करके प्लांट को देते हैं। ठीक है। और प्लांट क्या काम करता है यहाँ पे, तो ये जो प्लांट है, ये जो ट्री है, ये अपने लीफ से खाना बनाता है और इस मशरूम को देता है। तो ये पूरा एक रिलेशनशिप हो गया। ये दोनों हाथ मिला लिए हैं, देख रहे हैं आप, ये दोनों हाथ मिला लिए हैं कि भाई हम लोग मिलके साथ में रहेंगे। तो इस रिलेशनशिप को हम लोग सिम्बायोसिस कहते हैं। तो सिम्बायोसिस इज ए रिलेशनशिप। ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। तो सिम्बायोसिस का एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे। सिम्बायोसिस का एग्जाम्पल है लाइकेन्स। तो ये जो लाइकेन है ये भी कोई अलग से ऑर्गेनिज्म नहीं है। लाइकेन में क्या होता है कि दो लोग होते हैं। एक होता है एल्गा जो कि ग्रीन कलर का होता है, जो खाना बना सकता है, और एक होता है फंगस। अब ये फंगस जो होता है ये पानी वगैरह की व्यवस्था करता है, पानी की व्यवस्था करता है, रहने की जगह देता है। तो वो फंगस, तो फंगस और एल्गा ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आप डिजाइन करें अगर ऐसे करके, तो ये फंगस हो गया, ये एल्गा हो गया, ये दोनों साथ में मिलकर रहने लगते हैं। ठीक है। तो लाइकेन का फिगर पहले हम लोग देख लेते हैं। तो लाइकेन के फिगर में यहाँ पे आप देखेंगे कि ये लाइकेन इस तरीके से बना हुआ है। एक कोई डंठल है, इस पे देखिए ये कप शेप्ड इस तरीके से डिजाइन बना हुआ है। तो ये जो ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा है, तो ग्रीन ग्रीन जो है वो एल्गा हो गया, और ये जो ब्राउन ब्राउन दिख रहा है वो यहाँ पे फंगस है। दोनों साथ में रहते हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर को भी आप देखेंगे तो ये भी फंगस का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे भी ये फंगस इस तरीके से फैले हुए हैं। ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ये चीज़ें लाइकेन कहलाती हैं। तो लाइकेन भी एक सिम्बायोसिस का अच्छा एग्जाम्पल है। और ख़ास बात लाइकेन का एक ये भी है कि ये जहाँ पे पोल्यूशन कम होता है या पोल्यूशन नहीं होता वहीं पर ये पाए जाते हैं, ये हर जगह पाए भी नहीं जाते। ठीक है। तो जहाँ पोल्यूशन नहीं वहीं पाए जाएंगे। तो इसके बारे में कुछ बातें हम लोग नोट कर लेते हैं, ये देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि कुछ खास तरीके के यहाँ पे रिलेशनशिप हैं जिनको लाइकेन कहा जाता है। तो लाइकेन में एल्गा और फंगस पाया जाता है। तो लाइकेन्स में एक क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर होता है। तो एक पार्टनर ऐसा होता है जिसके पास क्लोरोफिल होता है, तो जिसको हम लोग एल्गा कहते हैं। और यहाँ पे एक फंगस होता है जो दोनों लोग मिलके साथ में रहते हैं। तो फंगस क्या काम करता है? फंगस प्रोवाइड करता है शेल्टर, वाटर और मिनरल्स। तो फंगस क्या देगा? एल्गा को शेल्टर देगा यानी रहने की जगह देगा, और वाटर देगा क्योंकि जड़ें होती हैं उसकी खींच करके वो वाटर देता है, और वाटर में घुला हुआ मिनरल्स ये एल्गा को पहुंचाता है। और एल्गा क्या काम करता है? एल्गा आराम से, क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल है तो वो खाना बनाने का काम करता है। तो एल्गा इन रिटर्न यानी कि बदले में जो एल्गा है वो प्रिपेयर करता है और प्रोवाइड करता है। तो ये खाना बनाता है। क्या बनाता है? फूड। क्या प्रिपेयर करेगा, क्या प्रोवाइड करेगा? फूड। किसको? फंगस को। तो फंगस जो है यहाँ पे अगर हम बात करें तो फंगस की, तो फंगस और एल्गा, ठीक है। तो फंगस एल्गा को क्या दे रहा है? फंगस एल्गा को दे रहा है वाटर। क्या दे रहा है? वाटर। और क्या दे रहा है? मिनरल। क्या दे रहा है? मिनरल। और क्या दे रहा है? शेल्टर। ठीक है, शेल्टर। इतनी सारी चीज़ें जो है फंगस एल्गा को देता है। बदले में एल्गा क्या देता है फंगस को? एल्गा देता है यहाँ पे फूड। क्योंकि एल्गा के पास क्या है? एल्गा के पास वो चीज़ है जो फंगस के पास नहीं है। तो एल्गा के पास क्या है? एल्गा के पास है यहाँ पे क्लोरोफिल। एल्गा के पास क्या है बाबू? क्लोरोफिल है। और ये जो क्लोरोफिल है ये क्या काम करता है? क्लोरोफिल फूड बनाता है। क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ही तो फूड बन रहा था। तो क्लोरोफिल यहाँ पे फूड बनाता है और ये फूड अपने भी खाता है, फंगस को भी देता है। तो ये दोनों लोग मिलके साथ में रहते हैं। इसी रिलेशनशिप को सिम्बायोसिस कहते हैं। क्या कहेंगे? सिम्बायोसिस। इसी रिलेशनशिप को सिम्बायोसिस कहा जाता है। ठीक है। तो सिम्बायोसिस का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लाइकेन्स है। ठीक है। ये पूछा जाता है कि इन these options which are the best example of symbiosis, ठीक है, या सिम्बायोसिस एग्जाम्पल आर। तो लाइकेन का एग्जाम्पल मतलब लाइकेन पर आप टिक लगाएंगे। और इसी तरीके से कुछ माइकोराइजा, ये जो सर्टेन फंगी की बात हो रही थी ना जो रूट में पाए जाते हैं, इनको माइकोराइजा कहा जाता है।
ठीक है, माइकोराइजा होते हैं जो रूट वगैरह में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात किया। अब नेक्स्ट नंबर पे हम लोग ये बात करेंगे कि ये जो ये सब न्यूट्रिएंट वगैरह होते हैं जो प्लांट एनिमल सब यूज़ करते हैं, तो ये वापस सॉइल में कैसे चला जाता है या फिर इन्वायरमेंट में कैसे चला जाता है, तो हम लोग रिप्लेनिशमेंट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आइए। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही रहने देते हैं। कल के लिए हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे। आज फ़िलहाल इतना ही। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए।